गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का एडवोकेट नेहा की पाठशाला में पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग जहांदार शाह को पढ़े थे और जहांदार शाह के बारे में मैंने बहुत चीज़ें आप लोगों को बताई। आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। उसी में मैंने आप लोगों को ये बताया कि इसने जजिया कर को समाप्त किया था और कैसे हम पुनः जजिया को का इतिहास पढ़ते हैं, और जजिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जजिया की हिस्ट्री बताई। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे मुगल शासकों के क्रम के में नेक्स्ट शासक जो है परवर्ती मुगल शासकों के क्रम में फर्रुखसियर, उसके बाद रफीउल दरजात के बारे में, रफीउद्दौला के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग अलग अलग मुगल शासकों के बारे में पढ़े हैं, वैसे ही हम ये क्रम जारी रखेंगे और साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेबिलिटी के बारे में भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही परवर्ती मुगल शासकों का क्रम पूरा समाप्त हो जाएगा तब हम अपने यहाँ व्यापार करने आई कंपनी कैसे साम्राज्य की तरफ बढ़ती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के क्रम में स्टूडेंट्स हम पहले फर्रुखसियर को पढ़ते हैं। इनका कालखंड पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुकी हूँ, यहाँ भी मैंने लिख दिया है 1713 से लेकर 1719। ये जहांदार शाह के भतीजा थे। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन मैं लिंक करने के लिए बता दी हूँ। जहांदार शाह के भतीजा थे। इनको लंपट मूर्ख की उपाधि मिली थी। लंपट मूर्ख की उपाधि मिलने का कारण क्या था? तो कारण ये था कि ये जब भी अपने राजकाज के दौरान दो चार लोगों को साथ में बात करते देखते थे या साम्राज्य भ्रमण करने के लिए निकले ये, और जब ये दो चार लोगों को बात करते हुए देखते थे तो इन्हें ये लगता था कि इनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और ये ऐसी सोच में पड़ के क्या करते थे कि उन लोगों की हत्या करवा देते थे। कभी उनको अपने यहाँ छल से बुलाते थे और खाने में जहर दे के मार देते थे। मतलब कि पीठ पे वार करना इनका आदत था। ये लोगों के बारे में सोचते थे जो उसी को समझते थे कि वही सत्य है। मतलब जितनी इनकी कार्यवाही थी वो मूर्खतापूर्ण कार्यवाही थी। स्टूडेंट, अभी तक आप ये देखे हैं कि जितने भी परवर्ती मुगल शासक बन रहे हैं वो किसी न किसी के सहयोग से बन रहे हैं। ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट। तो फर्रुखसियर भी सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बनते हैं। ये सैयद बंधु कौन है? तो ये सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के नेतृत्व करता है। हिंदुस्तानी गुट में भारतीय मुसलमान आते हैं। तो भारतीय मुगल साम्राज्यों में जो 3 गुट बना था उसमें हिंदुस्तानी गुट वैसा गुट था जिसमें भारतीय मुसलमान थे। उस गुट के नेतृत्व करता ये लोग थे। जब फर्रुखसियर शासक बनते हैं, जब भी इन गुटों के सहयोग से मुगल बादशाह गद्दी पे बैठते थे तो उस गुट के हेड को ये बहुत बड़े पद से नवाजते थे। वैसे फर्रुखसियर ने भी किया। तो इतिहास जो चल रहा था उसको फर्रुखसियर ने भी दोहराया, और वो हिंदुस्तानी गुट के नेतृत्व करता अब्दुल्ला अली और हुसैन अली को बड़े बड़े पदों पे बैठाया इन्होंने। अगर आप मध्यकाल में मुगल काल को पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि वजीर का पद, मीर बख्शी का पद किसे सुशोभित करता है। तो इन्होंने अब्दुल्ला अली को वजीर का पद दिया और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद दिया। अब वजीर ये वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था, वित्त मामलों का हेड होता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग से संबंधित था। इसके अनुमति के बिना किसी मनसबदार को मनसबदारी नहीं मिलती थी। अर्थात देखा जाए तो चरित्र प्रमाण पत्र देने का काम करते थे ये। तो इन्होंने अब्दुल्ला अली को वजीर बनाया, साथ ही एक उपाधि भी प्रदान की, कुतुब उल मुल्क की। अब कुतुब शायद आप ट्रांसलेशन करिएगा तो इसका मतलब चांद होता है। तो इन्होंने इनको कुतुब उल मुल्क की उपाधि थी। हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया तथा इनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अमीर उल उमरा भी बहुत बड़ा पद था उस समय। आप जानते हैं कि जो ज्यादा ज्ञानी होते थे, ज्यादा समझदार होते थे, जिनका सैनिकों पे ज्यादा वर्चस्व होता था, उनको अमीर नियुक्त किया जाता था। तो इनको अमीर उल उमरा की पद दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी फर्रुखसियर का जो कालखंड था वो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया और उस फरमान के तहत इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। मतलब कि आपको टैक्स नहीं देना है, फ्री ट्रेड आप
यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग हमेशा ही सुनते हैं लगातार समाचारों में कि भारत का किसी अन्य देश के साथ फ्री ट्रेड कन्वेंशन हुआ है, समझौता हुआ है, तो वो वही समझौता तो इन्होंने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ये तो बहुत बड़ी चीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। सोचिए, जिस व्यक्ति को कभी जहांगीर के दरबार में आने के बाद व्यापार तक करने की अनुमति नहीं मिल रही थी, उस कंपनी को इन्होंने 3 प्रांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड का अनुमति दे दिया। स्टूडेंट 1718 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ के साथ फर्रुखसियर का एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत फर्रुखसियर ये अधिकार दे देते हैं बालाजी विश्वनाथ को कि आप दक्कन के क्षेत्र में जितने भी मुगल प्रांत हैं उससे आप चौथ और सरदेश मुखी वसूलिए। तो इस समझौता के तहत पेशवा जो रहते हैं वो दक्कन के क्षेत्र से चौथ और सरदेश मुखी वसूलना शुरू करते हैं। 1719 में फर्रुखसियर की मृत्यु हो जाती है, और ये मृत्यु नहीं रहती है, ये हत्या रहती है, क्योंकि सैयद बंधुओं के द्वारा इनका हत्या कर दिया जाता है। और इतिहास में, परवर्ती मुगल शासकों के इतिहास में, संपूर्ण मुगलों के इतिहास में एकमात्र ये शासक थे जिनका हत्या इनके अमीरों के द्वारा कर दिया गया था, अर्थात सैयद बंधुओं के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे शासक हैं रफी उल दर्जात। रफी उल दर्जात के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कम समय तक शासन करने वाले पहले बादशाह थे, मुगल बादशाह। इनका कालखंड 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719 था। इनकी जो मृत्यु है वो क्षय रोग से हो जाती है। क्षय रोग को ही हम लोग टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। इनके बारे में इतना ही है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे जो शासक है मुगल बादशाह हैं, ये दूसरे सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह हैं। इनका जो कालखंड है 6 जून से 17 सितंबर 1719 है। इन्हीं को शाहजहां द्वितीय की भी उपाधि दी गई है। अब शाहजहां द्वितीय इनको कहा गया है, अर्थात कुछ न कुछ गुण इनके अंदर शाहजहां का रहा होगा, तभी इनको शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी गई है। ये भी मुगल सत्ता पर सैयद बंधु के सहयोग से ही बैठते हैं। इनको भी अगर मुगल शासक ये बनते हैं तो इनको भी सैयद बंधुओं का समर्थन प्राप्त रहता है। उसके बाद इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि शायद परीक्षा में पूछने का 100% चांस है, कि ये अफीम का बहुत ज्यादा सेवन करते थे, अर्थात अफीम के आदी थे, विलासी शासक थे। कम टेन्योर में ये दोनों शासक शासन करते हैं। फर्रुखसियर की कहानी हम लोग पढ़ ही लिए, जहांदार शाह के भतीजा थे, लंपट मूर्ख इनकी उपाधि थी। सैयद बंधुओं के सहयोग से ये शासक बने, फिर सैयद बंधुओं के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ये मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बालाजी विश्वनाथ के साथ दक्कन के क्षेत्र में चौथ और सरदेश मुखी को वसूलने का अधिकार पत्र उन्हें भी देते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम इन 3 शासकों के बारे में पढ़े, आप सभी इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं पुनः नेक्स्ट जो हमारे मुगल बादशाह हैं उनके बारे में आप लोग को बताती हूँ। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। स्टूडेंट्स, हम लोग फर्रुखसियर, रफी उल दर्जात और रफी उद दौला के बाद हम लोग अब नेक्स्ट हमारे जो शासक हैं इस लेक्चर के क्रम में वो है मोहम्मद शाह। इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि लेक्चर लंबा भी चला जाए, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कम समय में इनको भी कंप्लीट किया जाए। स्टूडेंट, ये बहादुर शाह प्रथम के पौत्र थे। 1719 में फर्रुखसियर, रफी उल दर्जात और रफी उद दौला के बाद ये शासक बने। ये बहादुर शाह प्रथम के पौत्र थे। इनका वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर इनका वास्तविक नाम था, लेकिन उपाधि इनको रंगीला की मिली थी। रंगीला की उपाधि इनको प्राप्त थी। कारण क्या था कि ये बहुत संगीत प्रेमी थे, संगीत में इनकी निष्ठा थी, संगीत के जानकार भी थे, और कहा जाता है कि संगीतकारों के लिए इनका काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता था। संगीत प्रेमी थे। सुबह इनका नृत्य संगीत से ही शुरू होता था, राज दरबार में नृत्य संगीत चलते रहता था, तो इस कारण इनको रंगीला दिया गया।
उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है कि इन्होंने उर्दू को प्रोत्साहित किया। तो अगर नॉर्थ इंडिया में मोहम्मद साहब ने उर्दू को मोहम्मद शाह ने उर्दू को प्रोत्साहित किया, तो साउथ इंडिया में किसने किया? तो साउथ इंडिया में आप लोग यहीं पे नोट कर लीजिएगा, शाह वली दक्कनी ने साउथ इंडिया में उर्दू को प्रोत्साहित किया। स्टूडेंट, उसके बाद इनका जो कालखंड रहता है वो सैयद बंधुओं के लिए अंतिम कालखंड साबित होता है। यहीं पे सैयद बंधु को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। और मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बताई हूँ कि इन्हीं के कार्यकाल में ये जय सिंह के सलाह पे इन्होंने जजिया को 1720 में पूर्णतः समाप्त कर दिया। अर्थात मोहम्मद शाह के कार्यकाल में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके बाद जजिया कर पुनः आरोपित नहीं हुआ। इन्हीं के समय में 3 स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, अर्थात 1719 से 1749 के बीच में बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की, अवध में शहादत खान ने और चिनक्लीज खान ने हैदराबाद में स्वतंत्र शासन की स्थापना की और निजाम उल मुल्क के नाम से इसने शासन करना प्रारंभ किया। 1739 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह के कालखंड में 1739 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी समय नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण किया। और नादिर शाह भारत में 1739 में आक्रमण करता है और वो लाहौर और पंजाब के रास्ते करनाल पहुंचता है। करनाल में इसका सामना मोहम्मद शाह की सेना से होता है। अर्थात 1739 में जब नादिर शाह के आने की सूचना मिलती है कि वो करनाल पहुंच गया, करनाल में लूटपाट मचा रहा है, उस समय इन आक्रमणकारियों का उद्देश्य तो सिर्फ लूटना ही था। बहुत सारे पीछे में हमने आक्रमणकारियों को पढ़ा है जो कि भारत को लूटते हैं। तो नादिर शाह भी उस टाइम आता है लूटने के लिए। नादिर शाह के आक्रमण को रोकने के लिए मोहम्मद शाह ने अपनी सेना भेजी करनाल में। उसने सेनापति खान ए दौरा को नियुक्त किया और उसके सहयोग में निजामुल मुल्क, शहादत खान और कमरुद्दीन भी गए। युद्ध चलने लगा। उस युद्ध में सेनापति खान ए दौरा की मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह के साथ जो मोहम्मद शाह की सेना युद्ध कर रही होती है उसमें खान ए दौरा की मृत्यु हो जाती है। और खान ए दौरा की मृत्यु के बाद चिनक्लीज खां, जिनको निजामुल मुल्क के नाम से हम लोग जानते हैं, इनको ये लगता है कि मोहम्मद शाह इनको सेनापति नियुक्त करेंगे। शहादत खां को ये लगता है कि मैं अब सेनापति बनूंगा, लेकिन क्या करते हैं मोहम्मद शाह की निजामुल मुल्क को सेनापति नियुक्त कर देते हैं, जिससे शहादत खां बहुत रुष्ट हो जाते हैं उनसे। और निजामुल मुल्क के नेतृत्व में युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद क्या होता है कि नादिर शाह इस युद्ध में विजयी होते हैं, मोहम्मद शाह पराजित हो जाते हैं। और करनाल से ही युद्ध के पश्चात नादिर शाह लौट रहे होते हैं, लेकिन शहादत खां के मन में मोहम्मद शाह के प्रति द्वेष भर जाता है कि इन्होंने मेरे साथ छल किया, मुझे नहीं बनाया सेनापति। तो ये क्या करते हैं, शहादत खां जाके मिलते हैं नादिर शाह से और नादिर शाह से कहते हैं कि आपके आक्रमण का उद्देश्य था धन लूटना और आप करनाल से ही वापस जा रहे हैं, इससे आपने ऐसा थोड़ी है कि बहुत सारा धन प्राप्त कर लिया। तो नादिर शाह उनसे पूछता है कि तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इन्होंने उसको राय दिया कि आप दिल्ली पे आक्रमण करिए, इससे कई गुना ज्यादा संपदा दिल्ली में है। तो शहादत खां से पूछा जाता है कि लगभग कितना, तो उस टाइम में लगभग शहादत खां ने 50-60 करोड़ रुपए बताए। नादिर शाह रुक जाते वहीं पे और वहीं से नादिर शाह क्या करते हैं कि 20 मार्च 1739 को दिल्ली पे आक्रमण कर देते हैं। 57 दिन तक ये दिल्ली में रहते हैं और आदेश दे दिए रहते हैं नादिर शाह की दिल्ली के प्रत्येक घर को लूटा जाए। वहां पे खूब लूटपाट उत्पात मचाया जाता है। उस लूटपाट उत्पात में उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने पैसे शहादत खां ने नादिर शाह को बताया रहता है। इससे नादिर शाह रुष्ट हो जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भाई मेहनत किया रहता है। तो नादिर शाह को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा के कारण नादिर शाह क्या करता है कि कहता है कि ढूंढो शहादत खां कहाँ है। शहादत खां की तो हालत खराब कि मैं अब मेरे को नादिर शाह ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरी बहुत व्यवस्था हो। खोजा जाने लगा जब शहादत खां को, तो शहादत खां डर के मार से जहर खा लिया और जहर खा के आत्महत्या कर ली। इसके बाद 57 दिन तक ये लगातार दिल्ली को लूटे और जब ये दिल्ली से जाने लगे तो अपने साथ ये भारत की धरोहर थी मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गए।
अब मयूर सिंहासन के बारे में ये जाना जाए तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा इसे बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा इसे बनवाया गया था और इसी में कोहिनूर हीरा भी जड़ा था। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब एक एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। इस मयूर सिंहासन को ही फारसी भाषा में तख्त-ए-ताऊस के नाम से जाना जाता है। बनवाया तो मुगल बादशाह शाहजहां ने, लेकिन इसके निर्माण करता थे बेबादल खां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ हमारे लेक्चर में एक पॉइंट जुड़ गया, कोहिनूर हीरा। अब हमें पढ़ना है कोहिनूर हीरा का इतिहास क्या है। तो पहले आप लोग इसको इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद हम कोहिनूर हीरा के बारे में आप लोग को बताते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को ये बताई थी कि नादिर शाह, जिनको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, ये मयूर सिंहासन अपने साथ ले गए। और अपने साथ जब ये मयूर सिंहासन लेके गए तो उसी में लगा था आपका कोहिनूर हीरा। अब देखिए कोहिनूर हीरा की भी अपना इतिहास है। कोहिनूर हीरा, अब कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकाला गया। भारत में स्टूडेंट्स विंध्य और कोडप्पा की पहाड़ियों से हीरा निकाला जाता है। उस दौरान भारत में जो गोलकुंडा का खान था वो डायमंड माइन के रूप में जाना जाता था। वहां से कोहिनूर हीरा को निकाला गया, गोलकुंडा के खान से मिला ये, और उसको काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास ये हीरा उसके बाद आया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ ये इसकी जर्नी है कोहिनूर हीरा की। काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के पास ये हीरा आया। अब अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, जब दिल्ली सल्तनत में खिलजी राजवंश चलता है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में उनका सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान होता है और वारंगल पर आक्रमण करते हैं, जहाँ पे काकतीय राजवंश का शासन रहता है मलिक काफूर। और वहां पे आक्रमण के पश्चात ये प्रताप रुद्रदेव को परास्त कर देते हैं। और परास्त करने के बाद, प्रताप रुद्रदेव को जब ये परास्त कर देते हैं तो, और परास्त करने के बाद कोहिनूर हीरा को ये दिल्ली लेके आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि बड़ी प्रेम था अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर में। अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में अब ये हीरा आ जाता है और सुरक्षित रहता है। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद क्या होता है, जैसे धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का पतन होता है, तो पतन के बाद आगरा का जो क्षेत्र रहता है, क्योंकि उस समय आगरा राजधानी रहती है, आगरा के क्षेत्र पे ना ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह का अधिकार रहता है। अब जो चीजें दिल्ली में इनके पास थी वो आगरा विक्रमजीत सिंह के पास आ जाता है, और वो कोहिनूर हीरा अब आ गया कहाँ पे, विक्रमजीत सिंह के पास, ग्वालियर। उसके बाद क्या होता है कि जब बाबर 1526 में पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध के बाद भारत पर अपना आगरा पर अपना अधिकार कर लेता है, और आगरा क्योंकि ग्वालियर के हक में रहता है, कोहिनूर हीरा ग्वालियर रहता है, तो इसी कालखंड में 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। और इस समय इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे होते हैं हुमायूं। और हुमायूं इस युद्ध के नेतृत्व के दौरान जब वो चंदेरी पे आक्रमण करने जा रहे होते, तो बीच में ये ग्वालियर पे आक्रमण करते हैं। और ग्वालियर पे आक्रमण के दौरान ये क्या करते हैं कि वहां विक्रमजीत सिंह को पराजित करते हैं, और विक्रमजीत सिंह उनकी अधीनता स्वीकार करने के बाद उनको कोहिनूर हीरा उपहार स्वरूप दे देते हैं, और ये उस हीरे को हुमायूं आगरा लेके आते हैं। और देखिएगा आपकी, जब आगरा आ जाता है कोहिनूर हीरा, तो शाहजहां के कालखंड में वो वैसे ही रहता है, और शाहजहां का जब काल आता है तो उसको मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तख्त-ए-ताऊस अर्थात मयूर सिंहासन का बनवाया जाता है, और उसी में क्या करते हैं, शाहजहां कोहिनूर हीरा को जड़वा देते हैं। उसके बाद अभी मैं बताई थी कि 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, और वो जब ईरान रिटर्न होते हैं दिल्ली पे 57 दिन अपना डेरा डालने के पश्चात, उस दौरान वो मयूर सिंहासन को लेके कहाँ चले जाते हैं, तो वो ईरान चले जाते हैं। अब क्या होता है कि नादिर शाह 1748 में नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली जो इनका सेनापति रहता है वो सत्ता संभालता है, और क्या करता है कि वो अफगानिस्तान में भारत पे 7 बार आक्रमण किया रहता है। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में स्वतंत्र शासन स्थापित कर देता है, और वहां का शासक स्वयं को नियुक्त कर देता है, और वो ईरान से अफगानिस्तान लेके आता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद अफगानिस्तान में शासक बनते हैं शाह शुजा। उसी दौरान हमारे भारत में
पंजाब में स्वतंत्र सिख सत्ता की स्थापना करते हैं महाराजा रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह का जो सीमा रहता है वो अफगानिस्तान के सीमा से सटा रहता है। आगे हम स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे शाह शुजा से इनका मित्रवत रिलेशन होता है। और एक समझौते के दौरान शाह शुजा कोहिनूर हीरा को पुनः दे देते हैं पंजाब के शासक रंजीत सिंह को। अब वो हीरा आ गया पंजाब। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में रूल कर रही होती है तो उस दौरान अलग अलग प्रांत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होता है। उस दौरान डलहौजी के नेतृत्व में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है, जिसमें सिखों को डलहौजी पराजित कर देते हैं और पंजाब पे इनका अधिकार हो जाता है। और उस अधिकार के बाद वहां से इनको कोहिनूर हीरा मिलता है। तो ये अब कोहिनूर हीरा को ब्रिटेन ले जाते हैं, वहां क्वीन को गिफ्ट करते हैं और वो क्वीन के ताज में लगा रहता है। आज भी उसको लेके कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इंटरनेशनल सबमिट होता है कि कोहिनूर हीरा किसका है, भारत लाना है, कैसे लाना है। तो स्टूडेंट, ये कोहिनूर हीरा की कहानी थी। अब कोहिनूर हीरा की कहानी हो ही गई, आंग्ल सिख युद्ध हो ही गया, 1739 में नादिर शाह की कहानी समाप्त हो ही गई। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका आज का लेक्चर, जिसमें आप मोहम्मद शाह को पूर्णतः कंप्लीट किए और इनके कालखंड में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था ये भी आपने कंप्लीट किया। साथ ही आपने कोहिनूर हीरा के इतिहास को भी समझा। अब आगे अगर आपको अपना लेक्चर कंटिन्यू करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए। कल पुनः आपको इसके अगले शासक के बारे में लेक्चर आएगा। साथ ही आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो मैथ रीजनिंग की भी क्लासेस आएंगी। आप लोग का जितना सहयोग रहेगा मैं उतना अच्छा से पढ़ा पाऊंगी। तो आप लोग मेरा सहयोग करिए, समर्थन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हाँ, एक चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना मत भूलिएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशंस होने वाले हैं जिसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप हमारे लेक्चर से लाभ उठाइए। थैंक यू।